बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। इसका नेम है साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च एंड इट्स स्पेशल फीचर्स। मतलब कि हमने साइंटिफिक मेथड जो भी हमने रिसर्च करनी है उसमें कौन कौन से साइंटिफिक मेथड यूज़ होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिसर्च प्रोवाइड्स नॉलेज विच कुड बी यूज फॉर सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। कहते हैं रिसर्च, वही हमने लास्ट चैप्टर में जैसे डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम रिसर्चिंग करते हैं। एज वेल एज फॉर द जनरेशन ऑफ यूनिवर्सल थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड लॉज। यानी कि जो नॉलेज हम गेन करते हैं, जो रिसर्च हम करते हैं, उसके बेस पे फिर हम नेक्स्ट थ्योरीज और प्रिंसिपल्स और लॉज बना देते हैं। बट ऑल द नॉलेज इज़ नॉट साइंस। कहते हैं कि तमाम जो नॉलेज हम गेन करते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सारी की सारी साइंस की कैटेगरी में आती हों। तो फिर कौन सा ऐसा नॉलेज है जो, या फिर इसको किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, व्हेन सम पीपल हियर अबाउट द वर्ड साइंस दे फर्स्ट इमेजिन दैट कम्स टू इन देयर माइंड ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स, कंप्यूटर्स, रॉकेट्स। लेकिन कहता है कि जब भी साइंस का नाम आता है ना, तो इस तरह की चीज़ें हमारे जहन में आती हैं। या तो फिर वो कंप्यूटर्स वगैरह के बारे में, या फिर जो लैब्स में टेस्ट ट्यूब यूज़ होती हैं उनके बारे में ख्याल आता है, या फिर लैब कोर्स के बारे में ख्याल आता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही सारी साइंस हो। द आउटवर्ड ट्रैपिंग आर पार्ट ऑफ द साइंस। सम साइंसेज सच एज नेचुरल साइंस डील विद द फिजिक्स एंड मटीरियल वर्ल्ड। सम अदर साइंसेज इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द पीपल, देयर बिलीव्स, बिहेवियर, इंटरेक्शंस, एटीट्यूड्स, इंस्टीट्यूशंस एंड सो फोर्थ। कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये साइंस जो हम लोग आम इसका कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आता है वही साइंस हो। कुछ साइंसेज ऐसी भी होती हैं जिनको हम जिनकी बेस पे हम पढ़ते हैं लोगों के आपस में जो रहने सहने के जो तौर तरीके हैं, या उनके जो भी ख़यालात हैं, देयर बिलीव्स, बिहेवियर, इंटरेक्शंस, उनके एक दूसरे को लेकर कैसे रवैयात हैं, इसको पढ़ते हैं, एटीट्यूड्स को पढ़ते हैं। तो इस तरह की साइंस जो होती है वो सॉफ्ट साइंस कहलाती है। तो ये यहाँ से MCQs भी बन सकता है और डेफिनेशन भी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, साइंस इज़ अ वे टू प्रोड्यूस नॉलेज विच बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड अटेम्प्ट्स टू बी यूनिवर्सल। कहते हैं कि साइंस क्या करती है कि हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है। अब हम नॉलेज गेन करते हैं कोई भी प्रॉब्लम को लेके, हम उसके सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए जब हम रिसर्च करते हैं तो डिफरेंट जगह से हम जितना भी नॉलेज गेन करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम गेन करते हैं, देन हम उस पर मज़ीद काम करके उसको जो कि ट्रुथ पे बेस्ड करती है, लेकिन हम उसको यूनिवर्सल बना देते हैं। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि ऐसा नॉलेज जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड माना जाता हो कि ये एज अ ट्रूथ है, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाता है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशंस। हियर इम्प्लाइज दैट साइंटिस्ट यूज सेंसरी एक्सपीरियंसेस फॉर द स्टडी ऑफ फिनोमिना। यहाँ से ऑब्जर्वेशन को और री ऑब्जर्वेशन को यहाँ से आप लोग देख लें गौर से। यहाँ से MCQs बन सकता है कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है। ऑब्जर्वेशन क्या करती है, साइंटिस्ट क्या यूज़ करते हैं, सेंसरी एक्सपीरियंसेस, मतलब कि सिर्फ अपने एक्सपीरियंस या अपने तजुर्बात की बेस पे जो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो भी फिनोमिना बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। एंड री ऑब्जर्वेशन में भी मेड बाय सेम रिसर्चर। कहता है री ऑब्जर्वेशन, एक बंदा जो ऐसा है वो स्टडी कर रहा है किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, वो उसकी ऑब्जर्वेशन हो गई। लेकिन री ऑब्जर्वेशन उसी इंसान ने जब दोबारा उसी चीज़ की स्टडी की है तो उसको कहते हैं कि वो री ऑब्जर्वेशन कर रहा है एट द डिफरेंट टाइम एट एंड प्लेस डन बाय अदर प्रोफेशनल एट सम अदर टाइम और प्लेस। मीन्स कि किसी दूसरी जगह पे या फिर उसी जगह पे रहते हुए या सेम टाइम पे या फिर डिफरेंट टाइम पे, या जो मतलब पर्सन जो रिसर्च ऑब्जर्व कर रहा था वो भी सेम हो सकता है या फिर वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो जो भी ऑब्जर्व कर रहा होता है वो जो अगेन ऑब्जर्व करता है उसको री ऑब्जर्वेशन कहते हैं। बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन द रिसर्चर्स वांट टू बी डेफिनेट एंड पॉजिटिव अबाउट देयर फाइंडिंग्स। दोज हु वांट टू बी डेफिनेट एंड पॉजिटिव आर रेफर टू एज अ पॉजिटिविस्ट। यहाँ से MCQs बन सकता है। पॉजिटिविस्ट क्या होता है, कहता है कि जब एक ऑब्जर्वेशन की जाती है उस ऑब्जर्वेशन को दोबारा रिपीट किया जाता है, अगेन एंड अगेन उसको किया जाता है ताकि उस ऑब्जर्वेशन के मुतल्लिक डेफिनेट बना जा सके, यानी कि उस चीज़ के मुताबिक हमें पुख्ता यकीन हो जाए कि ये हमने इस तरह से ऑब्जर्वेशन की थी और ये जो भी हमारी फाइंडिंग्स हैं वो असल में यही हैं। तो उसको जब हम ट्रुथ बना देते हैं, फिर लॉज बनते हैं, प्रिंसिपल्स बनते हैं, थ्योरीज बनती हैं। तो ये चीज़ जब हम बार बार करते हैं तो जो करने वाला जो पर्सन होता है उसको पॉजिटिविस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से मेथड है या फिर करेक्टरिस्टिक्स हैं साइंटिफिक मेथड के। सबसे पहला है एम्पिरिकल है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट भी, और यहाँ से MCQs भी निकल सकते हैं। जो MCQs बनते होंगे मैं बता दूँगी आपको साथ साथ। एम्पिरिकल क्या होता है कि हमने जो काम करना होता है, ठीक है, जो हमने साइंटिफिक मेथड में जो सबसे पहला हमारा काम होता है वो क्या होता है कि नॉलेज को गेन करना होता है। साइंटिफिक मेथड इज कंसर्न विद द रियलिटीज़ दैट आर ऑब्जर्वेबल थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंसेस। सेंसरी एक्सपीरियंसेस क्या था कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की जाती है। यहाँ पे हमने सेंसरी ऑब्जर्वेशन का नाम पीछे भी पढ़ा है, तो वो ऑब्जर्वेशन में आता है, यानी कि सबसे पहला जो एक्सपीरियंस किया जाता है उसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। और यहाँ पे सेंसरी एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि यहाँ पे साइंटिफिक मेथड में सबसे पहला काम ही ये किया जाता है कि चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया जाता है सबसे पहले।
देन क्या किया जाता है, जनरेट्स नॉलेज विच इज़ वेरीफेबल बाय एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्या किया जाता है, एक तो पहले हमने जो भी इन्फॉर्मेशन गेन की है, इन्फॉर्मेशन गेन करने के बाद उसके बाद उसको वेरीफाई करना है, यानी कि हमने उसके बारे में फाइंड करना है, मज़ीद उस पर हम रिसर्चिंग करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वेरीफेबल, यानी कि यहाँ पे हमने जो इन्फॉर्मेशन गेन की थी उसको अब हमने वेरीफाई करना है। ऑब्जर्वेशंस मेड थ्रू साइंटिफिक मेथड आर टू बी वेरीफाइड अगेन बाय यूजिंग द सेंसेस टू कंफर्म और रिफ्यूट। यहाँ से आप लोग बस ये वर्ड देख लें कि वेरीफाई किया जाता है अगेन। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युलेटिव। कम्युलेटिव में ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की है उस इन्फॉर्मेशन को अब हमने, मतलब जो पीसीज में इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की थी उसको हमने इकट्ठा करना है। अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक बनता है, आल्सो द रिसर्चर्स, आल्सो को छोड़ दें, रिसर्चर्स डू नॉट लीव द रिसर्चर्स, मतलब कि पिछले पैरा में उसने ये बताया कि रिसर्चर क्या करता है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गेन करता है। अब उसने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है वो किस में थी, बिट्स एंड पीसेस में थी। तो जो रिसर्चर है वो जाहिर है उसको टुकड़ों में तो नहीं छोड़ेगा ना, जो भी इन्फॉर्मेशन उसने गैदर की है। तो उसके बाद क्या करता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स आर टू बी प्रोवाइडेड विद द लैंग्वेज एंड देयर बाय इन्फ्रेंसेस ड्रॉन। कहता है कि एक मतलब उसको एक लैंग्वेज दे के, उसको एक ज़ुबान के ज़रिए, एक तरीक़ेकार के ज़रिए उस इन्फॉर्मेशन को जो भी उसने गैदर की थी उसको इकट्ठा करता है। दैन उसको क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग इन्फ्रेंसेस यानी कि रिजल्ट्स ड्रॉन करता है। द रिजल्ट्स आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटाइज्ड, यानी कि जो रिजल्ट होंगे वो मुनज़्ज़म किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, अ लिंकेज बिटवीन द प्रेजेंट एंड द प्रीवियस बॉडी ऑफ द नॉलेज हैज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड एंड इज़ हाउ द नॉलेज अकोमुलेट्स। कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमने अभी हासिल की और जो उससे पहले हमने इन्फॉर्मेशन हासिल की थी, उन दोनों इन्फॉर्मेशन के दरमियान हमने एक लिंकेज बना देनी है और उसको हम इस तरह से हम कहते हैं कि नॉलेज को हमने अकोमुलेट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये होता है कि जो डिटरमाइन किया जा सके, यानी कि काजेज़ क्या होते हैं, ठीक है। ये इसका सेकंड मीनिंग काजेज़ हो सकता है। देन क्या कहते हैं कि साइंस इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट ऑल इवेंट्स हैव एक्सीडेंट काजेज़। मतलब साइंस कहती है, साइंस ये चीज़ अजम्प्ट करती है कि जो भी वाक़यात होते हैं ना उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। दैट आर सब्जेक्ट टू आइडेंटिफिकेशन एंड लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, जो कि कहता है जिसकी कोई ना कोई जान पहचान होती है या फिर उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है कि नथिंग जस्ट हैपन फॉर द साइंटिस्ट, नथिंग जस्ट हैपन्स, इट हैपन्स फॉर अ रीज़न, कि ये किसी न किसी रीज़न की वजह से कोई भी चीज़ जो होती है, वाक़या होती है, वो ऐसे ही वाक़या नहीं होती, वो किसी न किसी रीज़न के, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। तो डिटर्मिनिस्टिक के लिए आप लोगों को सिर्फ ये इल्म होना चाहिए इस पॉइंट के अंदर। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए तो इसकी 2-2 3-3 लाइन्स भी आप लोग लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन इतना ज़्यादा नहीं आता, जस्ट आपको 3 या मैक्सिमम आपको 5 पॉइंट्स लिखने को कहा जाता है। तो इसमें से कोई भी पॉइंट्स, टोटल पॉइंट्स 7 है, तो इन 7 पॉइंट्स में से आप लोग कोई भी जो ईजी लगते हैं पॉइंट्स उनको तैयार कर लें। और जब पेपर में आए तो अगर आप लोग 3 कहा है तो 3, नहीं तो 2 तो होते हैं शॉर्ट में, तो 5 अगर आपको कहा जाए तो 2-2 3-3 लाइन्स आप लोग लिखेंगे, आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है एथिकल एंड आइडियोलॉजिकल न्यूरलिटी। नेक्स्ट अब हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है इस साइंटिफिक मेथड में। कहता है कि जो साइंटिफिक मेथड होते हैं ना वो साइंस यानी कि यूनिवर्सल होते हैं। वो नॉलेज जो होता है जो हम ड्रॉन करते हैं और जो भी रिजल्ट्स वगैरह बनाते हैं वो सारा का सारा यूनिवर्सल होता है। वो किसी भी एक एथिकल का मतलब होता है कि जो मजहबी तौर पे हो या एक नज़रिए के बेस पे हो। लेकिन साइंस क्या कहती है कि एक नज़रिए के बेस पे जो भी हम नॉलेज करते हैं, अगेन करते हैं, या फिर साइंस के अंदर रहते हुए जो कुछ भी हम पढ़ते हैं ना वो आइडियोलॉजिकल नहीं होता, ठीक है। किसी भी एक आइडिया पे या फिर किसी एक एथिक पे डिपेंड नहीं करता। अब इसको देखते हैं हम किसी कहना क्या चाह रहे हैं। द कंक्लूजन्स ड्रॉन थ्रू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द डाटा एनालिसिस। कहते हैं कि साइंस के दौरान, साइंस के अंदर रहते हुए, साइंस के फील्ड के अंदर रहते हुए हम जो कुछ भी डाटा एनालिसिस करते हैं, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दैट इट शुड बी नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द फाइंडिंग ड्राइव्ड फ्रॉम एक्चुअल डाटा, नॉट ऑन आवर ओन सब्जेक्टिव और इमोशनल वैल्यूज़। कहते हैं कि जो भी डाटा हम ड्रॉन करें या जो भी हम डाटा से जो भी हमने एनालिसिस करने के बाद जो भी कंक्लूजन्स हमने ड्रॉन किए हैं वो सारी कंक्लूजन्स होती हैं ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव, यानी कि जो कि हमारी इमोशनल बेसिस पे, यानी कि हम कहें कि एक मज़हब में रहते हुए हम कहें कि ये चीज़ मतलब कि कोई भी हमारे पास एग्जांपल के तौर पे कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है, उस प्रॉब्लम को लेके साइंटिफिक मेथड में ये होता है कि हमने उसके जो भी रिजल्ट होते हैं वो अपने जो हमारा आइडिया होता है उसकी बेस उसको देख के नहीं हमने ड्रॉन करने, बल्कि हमने देखना है कि यूनिवर्सल में, मतलब यूनिवर्सल नॉलेज है ये, इसको हमने कैसे इसको ड्रॉन करना है, ठीक है। अपने आइडिया के बेस पे हमने नहीं करना, बल्कि सबकी जो भी जितने भी वर्कर होते हैं उस फील्ड के अंदर सबकी जो है ना वो मिलके एक नज़रिया बनता है, उस नज़रिए के ऊपर हमने जो है ना अपनी कंक्लूजन्स ड्रॉन करनी है। किसी एक बंदे के इमोशन या किसी एक बंदे के जो कहते हैं ना मज़हब के तौर पे हम उसको ड्रॉन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन क्या होती है। इसके अंदर सिर्फ आप लोग यहाँ से देखें
The use of the statistic is very helpful. Statistics is a device for comparing what is observed and what is logically expected. कहते हैं कि स्टेटिस्टिक क्या कहती है कि एक कंपैरिजन होता है इस चीज़ के अंदर कि क्या लॉजिकली हम लोग जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं और एक्सपेक्टेड क्या किया जाता था और ऑब्ज़र्व क्या हुआ है। ये चीज़ होती है इसमें कि क्या चीज़ हमने ऑब्ज़र्व की और क्या लॉजिकली एक्सपेक्टेड किया जा रहा था। इस चीज़ के इन दोनों बातों के अंदर जो कंपैरिजन होता है उस चीज़ को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। द यूज़ ऑफ द स्टैटिस्टिक बिकम्स हेल्पफुल इन मेकिंग जनरलाइजेशंस विच इज़ वन ऑफ द गोल्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। बस यहाँ से यहाँ तक आप लोग कर लें, काफ़ी है। रैशनलिज्म, नेक्स्ट रैशनलिज्म है। देयर आर द टू डिस्टिंक्ट लॉजिकल सिस्टम इंपॉर्टेंट टू द साइंटिफिक क्वेस्ट। कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो साइंटिफिक मेथड का जो करेक्टर है वो ये है कि लॉजिक क्या है, लॉजिकल सिस्टम क्या है। तो लॉजिकल जो सिस्टम है वो बेस करता है, एक डिडक्टिव लॉजिक होता है और एक इंडक्टिव लॉजिक होता है। अब लॉजिशियन डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडक्टिव रीजनिंग। अब इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, ये आपको डिफरेंस भी आ सकता है शॉर्ट में। और एमसीक्यूज़, ये इतना क्वेश्चन तो मेरे ख्याल में आएगा लेकिन एमसीक्यूज़ ज़्यादा आएगा इसमें से। और देखें इंडक्टिव क्या होता है और डिडक्टिव क्या होता है। इंडक्टिव में कहता है फ्रॉम पार्टिकुलर इंस्टांस टू जनरल प्रिंसिपल। पार्टिकुलर का मतलब ये है कि हमने किसी मखसूस एग्जाम्पल से लेके ना हमने एक जनरल प्रिंसिपल तक जाना है। इसको हम मज़ीद यहाँ से देखिए कॉमन नज़र आ रहा होगा आपको। इसमें से अगर आपको इस लाइन की ना समझ आए तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं फ्रॉम फैक्ट्स टू द थ्योरीज। और फैक्ट और थ्योरी में ये फ़र्क होता है कि फैक्ट्स जो होती हैं वो कभी भी जुटलाई नहीं जा सकते, लेकिन जो थ्योरीज होती हैं इनको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि साइंटिस्ट जो होते हैं वो खुद ही थ्योरीज बनाते हैं और खुद ही उनको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते। तो क्या कहता है कि फ्रॉम फैक्ट टू द थ्योरीज जो होती है वो इंडक्टिव रीजनिंग होती है, यानी कि जो दर हकीकत में होती है वो चेंज हो सकती है बाद में, ठीक है, यानी कि वो थ्योरीज में चेंज हो सकती है। एंड डिडक्टिव रीजनिंग क्या कहती है, फ्रॉम जनरल टू द पार्टिकुलर अप्लाइंग थ्योरी टू द पार्टिकुलर केस। मीन्स के यहाँ पे देखें यहाँ से आप लोग ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम द थ्योरीज टू फैक्ट। यहाँ से इसको मतलब इसको आप लोग रिवर्स कर लें तो ये डिडक्टिव बन जाएगा। इन इंडक्टिव वन स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जर्व डाटा एंड डेवलप्स अ जनरलाइजेशन विच एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व्ड। On the other hand, inductive reasoning starts from some general law and applies it to the particular instance. आई होप सो आप लोगों को इसका अच्छे से समझ आ गया होगा कि फैक्ट्स टू थ्योरीज और थ्योरीज टू फैक्ट्स आप लोग यहाँ से इसको रिवर्स कर लें तो आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि जितने भी हमने मेथड्स इसमें पढ़े हैं वो सारे इंटर रिलेटेड हैं, आपस में रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एम्पिरिसिज्म क्या होती है, सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है। और रैशनलिज्म क्या होती है, द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती है। जो हमने मतलब जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक्सपीरियंस किया हुआ होता है ना उसके अकॉर्डिंग जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसको हम एम्पिरिसिज्म कहते हैं। और जो रैशनलिज्म होती है वो एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती है फॉर रेगुलरिटी एंड देन कॉन्सिक्वेंशियल आर्गूमेंटेशन फॉर मेकिंग जनरलाइजेशन मीन्स थ्योरी। जो जनरलाइजेशन होती है वो थ्योरी होती है जिसके अंदर बाद में चेंजिंग हो सकती है। सो स्टूडेंट्स ये लेक्चर बस यहीं तक था। इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने सारे क्लियर करवा दिए हैं। स्टिल अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।